हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 1 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से करंट को लिया गया है। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेयर अबाउट्स टाइटल का नया उपन्यास किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिरी ने, यह एक झुम्पा लाहिरी अमेरिकी लेखक है। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिरी ने वेयर अबाउट शीर्षक का अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। यह पुस्तक इतालवी उपन्यास आईएस डमिट्रोव का अंग्रेजी अनुवाद है। तो अगर यह पूछा जाए कि यह किस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है, तो इतालवी उपन्यास आईएस डमिट्रोव का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिरी ने स्वयं लिखा था। मतलब इस इतालवी उपन्यास को भी इन्होंने ही लिखी थी और इसे 2018 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसी का अंग्रेजी अनुवाद है वेयर अबाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला तीसरा देश कौन रहा? 2020 का रिपोर्ट अब आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह सैनिक खर्च का जो जारी करता है, यह रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट जारी किया जाता है सिपड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? सिपड़ी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिपड़ी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता निम्न है। तो नंबर 1 पे आता है सबसे ज्यादा सैनिक खर्च करने वाला, तो वह अमेरिका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड चीन, थर्ड भारत, फोर्थ रूस है और फिफ्थ पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर वैश्विक सैनिक खर्च का या व्यय का 62% हिस्सा खर्च किया है। यानी बात यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कुल 100% है विश्व में, विश्व के जितने भी देश है, अगर मान लीजिए वो खर्च 100% है, तो उसमें से ये 5 देश मिलकर ही 62% खर्च कर देता है अपने सैन्य पर जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दादू दान गढ़वी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाम क्या है? दादू दान गढ़वी। तो ये गुजराती कवि और लोक गायक दोनों थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ये दोनों थे, यानी आंसर सी हो जाएगा। तो देखते हैं, गुजराती कवि और लोक गायक दादू दान गढ़वी का निधन हो गया। उन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि गुजराती कवि, और यह कौन से कवि? तो गुजराती कवि दादू दान गढ़वी को जो है और किस नाम से जाना जाता था? तो कवि दाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसी साल जो है, यानी 2021 में ही इन्हें साहित्य और शिक्षा में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें इसी साल पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस राज्य में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है? मतलब किस रूप में? तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यूपी स्थित यानी उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। ठीक है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक है जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जहां आ जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ज्यादा। तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक है, ठीक है, जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया। तो
किस रूप में कार्य करने के लिए? तो लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह एक पहला बैंक बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंक ने आरबीआई से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो किसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है? तो भारत में लघु वित्त बैंक के व्यवसाय को चलाने के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि करंट से देखिए, यहाँ से पॉलिटी को जोड़ लिया जाएगा कि किस आर्टिकल, किस धारा के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है इसे आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान किया जो है। ठीक है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत जो है इसे लाइसेंस आरबीआई प्रदान किया। ठीक है, तो यह आपको धारा, आर्टिकल और अधिनियम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवालिक बैंक का परिचालन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में है। ठीक है, तो यह आपको क्षेत्र भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र में इसके परिचालन को शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ कौन है? तो नाम है सुबीर कुमार गुप्ता। सुबीर कुमार गुप्ता जो है इनके एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीडीईएक्स के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण रस्ते। अरुण रस्ते इसके नए एमडी और सीईओ बनेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है, तो सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है तो एनसीडीईएक्स, यहाँ जो क्वेश्चन में था एनसीडीईएक्स, तो उसी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इन्हें किसने मंजूरी दी है? तो सेबी ने मंजूरी दी है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी है। किसको? तो अरुण रस्ते को। ठीक है, एनसीडीईएक्स की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा हम लोग इसके स्टैटिक को देख लेते हैं, करंट से रिलेटेड स्टैटिक को। तो एनसीडीईएक्स की स्थापना 15 दिसंबर 2003 में हुई थी। एनसीडीईएक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीडीईएक्स का मुख्यालय मुंबई में है। और एनसीडीईएक्स पर मालिकाना हक किसका है? क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप बैंक वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीडीईएक्स का जो है मालिकाना हक जो है किसका है? तो 100% इस पर भारत सरकार का मालिकाना हक है। ठीक है, यानी इसके मालिक कौन है? तो भारत सरकार है 100%, यानी पूर्ण रूप से एनसीडीईएक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है। तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि उत्तर प्रदेश ने पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, यानी इस पुरस्कार में, ई पंचायत पुरस्कार में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से असम और छत्तीसगढ़ रहा। ठीक है, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आया, यानी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड स्थान पर संयुक्त रूप से असम और छत्तीसगढ़ रहा, और थर्ड स्थान पर संयुक्त रूप से ओडिशा और तमिलनाडु रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर इंजन के लिए किसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का विकसित किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हेलीकॉप्टर इंजन के लिए, यानी हेलीकॉप्टर का जो इंजन है तो उसके लिए जो है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। किसने विकसित किया है? किस संस्थान ने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। तो देखिए इमेज में यही है ब्लेड, कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, यही ब्लेड का इमेज है। ठीक है,
जो हेलीकॉप्टर इंजन के लिए यूज किया जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है, जिसके लिए डीआरडीओ ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल जिसे कहा जाता है, ठीक है। अभी हॉल भी जो काफी चर्चा में रहता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनकी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। डीआरडीओ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कुल 5 सेट यानी 300 ब्लेड विकसित करेगा, ठीक है। यह कौन करेगा? तो डीआरडीओ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे बीईएमएल यानी बीईएमएल का फुल फॉर्म है, बी से भारत, ई से अर्थ, एम से मूवर्स, एल से लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए सीएमडी जो नियुक्त किया गया उनका नाम है अमित बनर्जी। अमित बनर्जी को बीईएमएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने अमित बनर्जी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नाम किया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल का मुख्यालय कहाँ? स्टैटिक पॉइंट है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना मई 1964 में हुई थी। ये दोनों पॉइंट स्टैटिक हो गया जो है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना मई 1964 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन नृत्य के महत्व और प्रभुता को मानता है और इसे कला के रूप में कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो हम लोग देखें कि क्यों इसे मनाया जाता है, क्यों इसे मनाने का शुरुआत किया गया जो है, ठीक है। 29 अप्रैल को यह दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि जीन जॉर्जेस नोबड़े की जयंती इस दिन होती है। इस दिन इसकी जयंती होती है, जीन जॉर्जेस नोबड़े की इस दिन जयंती मनाई जाती है। इसी वजह से इस दिन को ही अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस इसी दिन मनाने के लिए चुना गया 29 अप्रैल को, ठीक है। जिन्हें आधुनिक बैले के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक जो बैले डांस होता है तो वही है आधुनिक बैले। तो आधुनिक बैले के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है या किन्हें जाना जाता है? तो जीन जॉर्जेस नोबड़े को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय करने का मतलब थीम क्या है? इस साल का अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का थीम क्या रहा है, विषय क्या रहा है? तो विषय क्या है? नृत्य का उद्देश्य। इंग्लिश में कहें तो पर्पस ऑफ डांस। इंग्लिश में अगर दे देता है तो पर्पस ऑफ डांस, हिंदी में अगर देता है तो नृत्य का उद्देश्य, यही इसका विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा 49वें स्थान पर भारत रहा है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में। तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जिसे शॉर्ट में CGGI और इसी का फुल फॉर्म है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा है। तो हम लोग पहले रैंक की बात कर लेते हैं। पहला रैंक कौन रहा है, यानी पहले पोजीशन पे कौन रहा है? तो फिनलैंड रहा है। सेकंड रैंक पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर रहा है और अंतिम स्थान की अगर बात किया जाए तो वेनेजुएला रहा है। यानी फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड, भारत का स्थान की अगर बात किया जाए तो 49वें और अंतिम स्थान की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं कि चांडलर गुड गवर्नमेंट का मुख्यालय कहाँ है? स्टैटिक पॉइंट है, तो चांडलर गुड गवर्नमेंट का मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कौन सा अवार्ड? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब देख लीजिए पहली वर्ड लग गया,
तो आप करंट के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर निकाल के देखिए तो देखिएगा जहां पे पहला लग जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर एसएससी, रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो इस तरह के जो है करंट को जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो पहली भारतीय महिला बनी है, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कीर्ति करंत, कीर्ति करंत बनी है। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक कीर्ति करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया, यानी पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला के रूप, दोनों के रूप में जो है पहली ही ये बनी है, ठीक है, कीर्ति करंत। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, नाम क्या है, मनोज दास, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये एक लेखक थे। तो देखते हैं इनके बारे में हम लोग कि प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास जो ओडिया और अंग्रेजी में लिखते थे, यानी यह किस किस भाषा में लिखते थे, तो ओडिया और अंग्रेजी भाषा में लिखते थे, तो उनका निधन हो गया। मनोज दास की पहली पुस्तक ओडिया में, जिसका नाम था सत्वदीरा अर्थनंदा नामक कविता थी, यानी इनकी पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो ओडिया में प्रकाशित हुई थी और नाम था सत्वदीरा अर्थनंदा। नेक्स्ट पॉइंट है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 2001 में तो इन्हें पद्मश्री से किया गया था सम्मानित, और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASICS के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ASICS के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS, तो यह एक पॉइंट बन गया कि ASICS जो है किस देश का ब्रांड है, तो ये जापान का ब्रांड है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS ने घोषणा किया है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है, ठीक है, और इसे ही जो ब्रांड एम्बेसडर ASICS ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ASICS खेल के विभिन्न विधाओं में युवा और ताजा एथलेटिक, मतलब ताजा करने का मतलब जो अभी करंट में जो है एथलेटिक जो है एथलेटिक प्रतिभा के साथ काम कर रहा है। भारत में ASICS को अभिनेता टाइगर श्रॉफ द्वारा प्रचारित किया जाता है, मतलब इसका प्रचार, मतलब इसका एक तरह से कह सकते हैं कि एड कौन करता है, तो टाइगर श्रॉफ करता है। एशिया में ASICS के वर्तमान में भारत, श्रीलंका और भूटान में 55 से अधिक स्टोर हैं। यहाँ पे बात यह हुआ कि एशिया के अंतर्गत जो है ASICS के वर्तमान में 55 से अधिक स्टोर किस किस देश में है, तो 55 से अधिक स्टोर जो है भारत, श्रीलंका और भूटान में जो है 55 से अधिक इसके स्टोर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस। तो भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य की बात करते हैं कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। मतलब किस चिकित्सा को बढ़ावा देना है, तो सस्ती चिकित्सा को बढ़ावा देना है। किस आधार पर देना है, तो सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। मतलब जहां चिकित्सा जो है पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा है या जहां पे चिकित्सा उतने अच्छे से नहीं गया है, वहां पर जो है
इस सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो योजना से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो योजना कौन सा योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो उस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस योजना को अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, आयुष्मान भारत दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में किन्हें नामित किया गया है। तो भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो टीवी सोमनाथन को नामित किया गया है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को उनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, नाम क्या है, टीवी सोमनाथन। वह अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे, यानी पहले वित्त सचिव कौन थे, तो अजय भूषण पांडे थे, इन्हीं का टीवी सोमनाथन स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया। कहां पे ये 3D मतलब कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। तो पहली बात, इस घर को बनाया गया कहां पे, तो आईआईटी मद्रास में जो है। ठीक है, आईआईटी मद्रास में जो किसने उद्घाटन किया, तो निर्मला सीतारमण ने। तो देख लीजिए, यही जो है 3D प्रिंटेड घर है, जो कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है, आईआईटी मद्रास में। इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने की थी, यानी इसको बनाने की कल्पना आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने की थी। एकल मंजिला, यानी एक मंजिला, देख रहे हैं ये घर, आप देख भी रहे होंगे पिक में कि इमेज में देख रहे हैं कि यह एक मंजिला है, तो वही है एकल मंजिला घर कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में केवल 5 दिनों में बनाया गया है। तो अगर आपसे यह पूछता है कि कितने दिनों में इसे तैयार किया गया, तो केवल 5 दिनों में इसे तैयार किया गया है। और कितना एरिया है, तो 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में इसे बनाया गया है केवल 5 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में, यानी बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा नीरज बजाज। नीरज बजाज बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष बनेगा। तो देखते हैं कि बजाज ऑटो ने नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मतलब आज से ही यह बजाज ऑटो का अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास कहां शुरू किया गया है। तो डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास अल्बानिया में शुरू किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है, नाटो का फुल फॉर्म है NATO, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में, कहां पर, अल्बानिया में सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है। मतलब इस तरह का अभ्यास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक तरह से पहले बड़े पैमाने पर इस तरह का अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, अल्बानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका तो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे को जो है पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसका किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। यानी आईपीएल में, आईपीएल जो अभी चल रहा है, तो इसी मतलब इस आईपीएल में जो है शुरू से लेकर अब तक जो आईपीएल जो हुआ है,
तो आईपीएल के फॉर्मेट में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, किस देश के, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यानी ये क्वेश्चन यह है, इसका मतलब यह है कि किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर, मतलब जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए, यानी अब कोई भी नकाब पहनकर नहीं जाएगा, जो भी पब्लिक सेक्टर का जगह है, सार्वजनिक स्थल है जहां पर लोगों का भीड़ जमा होता है, तो वहां पर नकाब पहनकर अब कोई भी नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। तो खतरा मानते हुए प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी चेहरे पे अब नकाब नहीं लगा सकता है। तो किस देश के मंत्रिमंडल ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वह श्रीलंका होगा। ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी भी बैंक का सीईओ और एमडी जो है कितने वर्ष तक वह रह सकते हैं, तो इसी को एक तरह से निर्धारित किया है, इसी के कार्यकाल को सीमित किया गया है आरबीआई के द्वारा जो है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है सीमित किया गया सीईओ और एमडी के कार्यकाल को। तो कितने वर्ष तक के लिए? तो 15 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो यह करंट आप लोगों को कैसा लग रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।